हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के कोर्ट केस के बारे में। तो रेलवे ग्रुप डी का जो कोर्ट केस चल रहा था उसको लेके यहाँ पर बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए आ गया है। देखिए, कैट का जो ऑर्डर है, फाइनल ऑर्डर यहाँ पर आ चुका है। जैसे कि आप जानते हैं कि जब 12 तारीख, ठीक है, 12 नवंबर को यहाँ पर जो है केस को डिसमिस कर दिया गया है। और इसका जो ऑर्डर का फाइनल कॉपी है रेलवे ग्रुप डी का, जो ITI वर्सेस क्लास 10th का चल रहा था, ठीक है, तो वह अब यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर सीधा सीधी अगर पता चले तो जो ITI वाले थे, ठीक है, ITI वालों का यहाँ पर हार हो चुका है। और यहाँ पर जो है रेलवे जीत चुकी है। मतलब यहाँ पर जो वैकेंसी चल रही थी अभी, ठीक है, जिस वैकेंसी पर केस चल रहा था वही वैकेंसी कंटिन्यू होगा। तो क्या 17 तारीख को, 17 नवंबर से क्या एग्जाम होगा, तो इसी के बारे में हम लोग यहाँ पर आगे बात करेंगे। तो देखिए, वैकेंसी तो पहली बात कंटिन्यू होगा। ITI वालों की हार हो गई है, लेकिन उनके पास एक ऑप्शन है कि वे और ऊपर जा सकते हैं, ठीक है, और वे मतलब उसमें और भी अपील डाल सकते हैं। ऑर्डर कॉपी अभी तक नहीं निकला है। फाइनल ऑर्डर कॉपी होता है ना कि हाँ, अब RRB जो है आगे की एग्जाम्स को कंडक्ट करा सकती है। लेकिन ITI वालों की जैसे कि हार हो चुकी है, तो ज़्यादा उम्मीद है कि अब एग्ज़ाम 17 नवंबर से तो नहीं, लेकिन आपको और कम से कम 10 से 15 दिन का समय लगेगा रेलवे को एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में, क्योंकि एग्ज़ाम CT ये सब कुछ निकालना पड़ता है। जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवे ग्रुप डी में हमारा जो है यहाँ पर टोटल जो है 100 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम आप मान के चलो कि आपका जो है दिसंबर में ले लिया जाएगा, अगर सब कुछ नॉर्मल रहता है। अब आगे अगर कोर्ट में और केस नहीं चलता, जैसे कि केस डिसमिस कर दिया गया, आगे और भी कोई अपील नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो दिसंबर में आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। कारण ये है कि उन्हें रेलवे ग्रुप डी की न्यू वैकेंसी भी निकालनी है। तो न्यू वैकेंसी तब तक वो नहीं निकाल सकते जब तक पुराना वाला का एग्ज़ाम ना ले ले। अब यहाँ पर जो जनरल साइंस है 25 क्वेश्चन, ठीक है, तो जनरल साइंस तो चलो 25 क्वेश्चन ठीक ठाक है। यहाँ पर मैथ्स से 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन। तो ये आप जो देख रहे हो इतना अच्छा से जो बटा हुआ है 100 क्वेश्चन, तो यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट्स आपके बहुत मजबूत होना चाहिए, जैसे कि आपके जनरल साइंस, मैथ और रीजनिंग। करंट अफेयर अगर उतना मजबूत नहीं है तब भी चलेगा, पूरा 20 का 20 छोड़ दोगे तब भी चलेगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलूँगा। इसमें भी आप 10 टारगेट करके चलना, ठीक है। रीजनिंग में 25, मैथ्स में 25 और जनरल साइंस में 20। तो अगर आप इसको जोड़ते हो तो ये कितना होता है, ठीक है, अगर हम लोग इसको जोड़ते हैं, प्लस करते हैं, तो ये आपका 25 25 50 हो गया, 60 70, ठीक है, और 80, मतलब 100 में से ये 80, इतना आपको टारगेट करके चलना है, ठीक है। रेलवे ग्रुप डी में 100 में से 80 मार्क्स टारगेट करके चलना है। जब इतना आप टारगेट करके चलोगे तो मैं यहाँ पर मानता हूँ कि आपको इतना नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पर करंट अफेयर में आपकी और गलती हो जाती है, आपको यहाँ पर मान के चलो 5 ही नंबर आता है, ठीक। रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आपको मान के चलो 22 आता है, ठीक। और यहाँ पर जो है मैथमेटिक्स में, ठीक है, मैथमेटिक्स में अगर यहाँ पर बात करें तो इसमें चलो पूरा 25 ला लेता है बच्चा, क्योंकि इसमें जो है लगभग बना लेता है। फिर जनरल साइंस में जो है 20 के जगह यहाँ पर 15 ही आता है। तो अब आप जोड़ोगे तो कितना होता है, ये आप टारगेट करके चल रहे हो कि 80 तो टारगेट करके चलना है, ठीक है। लेकिन एक एवरेज बच्चा को जो है वो कितना नंबर आता है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि इधर आपका 25 हो गया, इधर का 5 30, ठीक है, और यहाँ पर 40 5 45, ठीक है। तो यहाँ पर 40 50 60 75 76 77, तो लगभग जो है ज़्यादा मार्क्स यहाँ पर कम नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको जनरल साइंस से 15 मार्क्स हो गए, ठीक। मैथ से जो है 25 का 25 ही रह गया, और रीजनिंग से जो है आपका यहाँ पर 22 हो गया, और जनरल यहाँ पर जो आपका जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर से 5। तो अगर आप इसको जोड़ लो तो ये कितने मार्क्स निकल जाते हैं, तो ये आपका हो गया यहाँ पर 25 और 5 30 नंबर हो गया, ठीक है। 30 40 50, ठीक है, यहाँ पर 50 हो गया आपका, 2 मैं छोड़ रहा हूँ, 50 नंबर हो गया। 50 के बाद यहाँ पर 60 हो गया, 65 66 67, तो 67 मार्क्स। तो ये एवरेज रेशियो रहेगा। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करें तो आपको टारगेट 80 करके चलना है, ठीक है, लेकिन उतना तक आपको आ जाएगा जितना से कि आपको आपके जोन में सिलेक्शन मिल सकता है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। नेगेटिव मार्किंग का कैसे ध्यान रखना है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग, मतलब 3 गलत पर 1 नंबर कटेगा। मान लीजिए कोई बच्चा सोचता है कि एग्जाम में 100 में 100 क्वेश्चन बना देते हैं, तुक्का लगा देते हैं। अब चलिए उस बच्चा का जो है यहाँ पर, ठीक है, मतलब कि अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि उस बच्चा का उसने 100 में 100 बना दिया, काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन जब उसका पेपर वहाँ पर चेक हुआ तो पता चला कि 100 में से, ठीक है, 100 में से मान के चलते हैं कि ये आपका जो है कितना गलत हो जाता है, 27, कितना 27। तो यहाँ पर जो है 3 9 ठीक है 27, मतलब कि एक तो 100 में से 27 उसका गलत होगा, ठीक। तो 27 नंबर तो ऐसे ही कट जाएगा, ठीक है। आपका यहाँ पर आपका 27 नंबर यहाँ पर कट गया, तो मान के चलो कि आपके पास यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर 100 में से 27 जाएगा, प्लस 9 मार्क्स जाएगा। 9 मार्क्स किस चीज़ के लिए जाएगा, आपका नेगेटिव मार्किंग के लिए। इस चीज़ का पहले बात आपको यहाँ पर खास ख्याल रखना है कि 9 मार्क्स जो है आपका नेगेटिव मार्किंग के लिए जाएगा। 73 यहाँ आया,
फिर उसमें से -9 करेंगे तो आपका कितना बचेगा, 73 - 9 हो जाएगा 64। तो यहाँ पर आपको मिल रहा है 64 मार्क्स 100 में से। और आप सोचिएगा नॉर्मलाइजेशन होता है तो नॉर्मलाइजेशन में नंबर मिलेगा इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट के हिसाब से। तो इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट तो वे नॉर्मलाइजेशन में देखते हैं, लेकिन साथ में एक्यूरेसी देखते हैं। जैसे कि मैंने एक बच्चा को देखा था, उसने बैंगलोर तरफ भरा था, 100 में से उसका 65 उसने अटेम्प्ट किया था और 65 सही हो गया था, ठीक। और उसे जो नॉर्मलाइजेशन में है यहाँ पर कितना 17 नंबर कुछ मिला था, ठीक है। उसको नॉर्मलाइजेशन में यहाँ पर देखिएगा तो 17 नंबर कुछ नॉर्मलाइजेशन में मिला था। तो यहाँ पर अगर आप 65 और 17 को जोड़ लीजिएगा तो 82 मार्क्स, और उसका वहाँ पर सिलेक्शन हो गया था। तो मतलब मेंस के लिए वो क्वालिफाई हो गया था। ये मैं 100 में से 82 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 100 में से CBT सॉरी, मतलब इसमें मेंस नहीं होता है, मतलब कि जो मेरिट लिस्ट होता है ना, मेरिट लिस्ट में थोड़ा सा नंबर बढ़ जाता है, ठीक है। ग्रुप डी में जो है मेरिट लिस्ट बनता है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जैसे कि आपने एग्ज़ाम निकाल लिया, ठीक है। एग्ज़ाम निकालते समय 100 में से आप यहाँ पर मान लो 82 मार्क्स लिया, ठीक। आप फिजिकल देते हो, उसके बाद क्या देते हो, फिजिकल। तो ऐसा मत सोचना कि एकदम फिजिकल देने के बाद आपका ही हो जाएगा। एक मेरिट लिस्ट निकलता है, क्या निकलता है, मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट में जो है ना, ये नंबर थोड़ा बढ़ घट सकता है, ठीक है। आपका नंबर नहीं बढ़ेगा, कट ऑफ बढ़ घट सकता है। जो कट ऑफ होता है ना, वो बढ़ घट जाता है मेरिट लिस्ट बनते समय। तो इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। यहाँ पर अगर बात करें रेलवे ग्रुप डी में, थोड़ा सा आप नीचे चलो यहाँ पर, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि रेलवे ग्रुप डी में जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है मेल कैंडिडेट्स के लिए, कि आप यहाँ पर देखते हो कि आपको 3 चांस मिलता है, ठीक है। यहाँ पर जो है आपको 3 चांस मिलता है कि 35 kg का वेट उठा के 100 मीटर तक, ठीक है, 2 मिनट में आपको दौड़ना है मेल कैंडिडेट को। फीमेल कैंडिडेट को 20 kg का वजन उठा के, ठीक है, वो बोरा रहता है बालू का, उठा के 100 मीटर तक दौड़ना है 2 मिनट में। इसके लिए आपको 3 चांस मिलता है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ कैंडिडेट्स इन CBT कैंडिडेट, सॉरी 3 चांस नहीं, 3 गुना बच्चों को बुलाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो गया, ठीक है। PET 3 टाइम्स द कम्युनिटी वाइज टोटल वैकेंसी, मतलब जितना भी आपका वैकेंसी है, आपका मान के चलते 32,000 समथिंग वैकेंसी है, तो 3 गुना बच्चों को ये लोग बुलाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है 3 गुना बच्चों को बुलाएंगे तो लगभग 96,000, कितना 96,000 जो है बच्चे को यहाँ पर ये लोग बुलाएंगे फिजिकल के लिए। अब फिजिकल में जो ये बच्चे आएंगे तो सभी बच्चे को थोड़ी लेना है, लेना तो जितना वैकेंसी है 32,000 के आसपास उतना बच्चा को ही लेना है। तो फिजिकल मान लो कि सब पूरा बच्चा क्वालिफाई कर लेता है, पूरा 96,000 बच्चा क्वालिफाई कर लेता है, या 50,000 बच्चा क्वालिफाई कर लेता है। क्या 50,000 बच्चा को ले लेंगे, नहीं। एक मेरिट लिस्ट निकलेगा, क्या निकलेगा, एक मेरिट लिस्ट निकलेगा। मान लो कि पहले जो है आपके जोन का जो कटअप था, ठीक है, मान के चलो कि 100 में से 70 था, ठीक है। मान के चलो कि यहाँ पर जो 100 क्वेश्चन है उसमें से 100 में से 70 था पहले मेरिट कटअप। जब मेरिट निकलेगा तो पता चला मेरिट 75 पर बन गया, 5 नंबर कैसे बढ़ गया, तो उन बच्चों को छांटने के लिए 5 नंबर बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको खास ख्याल कर रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कि अगर आप देखो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो आपका एग्जाम मैक्स से मैक्स दिसंबर में ले लिया जाएगा, दिसंबर के लास्ट तक, उससे ज़्यादा लेट यहाँ पर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट देना है। अभी क्या देना है, मॉक टेस्ट। अब ये मॉक टेस्ट क्या होता है, मोबाइल में किसी भी ऐप पर जाके आप यहाँ पर जो है जैसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ना, तो इसी तरह आप अपने मोबाइल पर मॉक टेस्ट दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, रोज़ कम से कम एक मॉक टेस्ट अभी से भी दीजिएगा। मान लो कि पढ़ाई करके छोड़ दिया था, लेकिन अभी से भी एक मॉक टेस्ट देखो तो आपका पढ़ाई में बहुत ज़्यादा सुधार आएगा और रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन के आपके चांसेस बढ़ सकते हैं। रेलवे ग्रुप डी में अगर बात करें तो जो सैलरी है, ठीक है, जो सैलरी है अभी आपको जो है बेसिक पे मिलता है 18,000, जिसके हिसाब से स्टार्टिंग सैलरी सब कुछ जोड़ जाड़ के आपका जो रहता है लगभग 35,000, ठीक। लेकिन अगर बेसिक पे ही बढ़ जाएगा, ठीक है, ये 18,000 से जो है अगर बेसिक पे लगभग आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि 8वां वेतन आने वाला है, 8 पे कमीशन। तो 8 पे कमीशन में अगर बेसिक पे बढ़ जाता है, मान के चलो कि यहाँ पर जो है आपका जो 8 पे कमीशन के हिसाब से है, ठीक है, 8 पे कमीशन के हिसाब से बेसिक पे मान के चलो कि 25,000 हो जाता है, ठीक है। आपका 8 पे कमीशन के हिसाब से बेसिक पे 25,000 हो जाएगा, तो आपका टोटल सैलरी भी बढ़ जाएगा, ठीक है। आपका जो है टोटल सैलरी यहाँ पर बढ़ जाएगा, ये 35,000 ही नहीं रहेगा। और ये जो 8 पे कमीशन है कब से लागू हो, देखिए यहाँ पर पास तो हो गया ये 3 नवंबर को ही, 3 नवंबर 2025 को पास हो गया, लेकिन लागू ये लोग 2026 या 2027 तक करेंगे। मुझे जितना लगता है कि 2027 ये लोग घुसा देंगे, ठीक है, 2027 तक ये लोग आराम से यहाँ पर घुसा देंगे इसको लागू करने में। अब मेनली सबसे मेन बात आप लोगों के लिए करते हैं कि आपका जो है यहाँ पर जो सैलरी क्या होगा, ठीक। तो सैलरी की बात करें तो जैसे कि अभी आपको पता है कि बेसिक पे 18,000 है, 8वां वेतन लागू होने के बाद जो है आपका बेसिक पे हो जाएगा समथिंग 32,000, ठीक है, 940, ये बेसिक पे रहेगा। अब इसमें डीए जुटेगा। डीए क्या होता है, महंगाई भत्ता, जो कि आपका सैलरी का आधा होता है। क्या होता है, आपका सैलरी का आधा होता है डीए,
जो कि आप यहाँ पर अगर जोड़ लीजिए, ठीक है, 32,940, ठीक, और डिवाइड बाई 2 कर लीजिए तो 16,000, ठीक है, 16,470। अब इसको जोड़ लीजिएगा और 5,000 रहने खाने का जोड़ लीजिएगा, ठीक। तो इसको जोड़ जा के आपका कितना हो जाएगा सैलरी, हम लोग थोड़ा सा जोड़ के देखते हैं कि 32,940 प्लस 16,470 प्लस 5,000 आपको रहने का, तो लगभग आपकी जो सैलरी होगी 54,410। क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ते जा रहा है, तो इसलिए 8वां वेतन लागू किया जा रहा है। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ रहेंगे जैसे रेलवे ग्रुप डी, तो उन लोगों को बहुत फ़ायदा यहाँ पर होने वाला है। और एक चीज़, जिन लोगों ने भी फॉर्म अप्लाई के समय जो है अपना ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं बनवाया था, तो ज़रूर बनवा लीजिएगा, ताकि आपको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। जैसे कि आप जानते हैं कि बनवाना था फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले ही, लेकिन अब नहीं बनवा पाए तो क्या हुआ, अब एग्ज़ाम का वेट नहीं कीजिए, अब बनवा लीजिए, बाकी एग्ज़ाम्स में भी काम आएगा। वहाँ पर भी जब जाइएगा तो दिखा सकते हैं कि हाँ मैंने बनाया है, ठीक है। भले थोड़ा लेट बनाया, लेकिन नियम तो ये था कि लास्ट डेट से पहले बनवाना चाहिए था। कोई भी दिक्कत हो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और एक चीज़, ठीक है, बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि जो रेलवे में जो जीके जीएस है, खास करके जनरल साइंस, उस सब के लिए कौन सा बुक खरीदें। एक स्पीडी का पतला सा बुक आता है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसे आप 15 से 20 दिन में पढ़ सकते हैं। उसे पढ़ के जाइएगा तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। कोई भी दिक्कत हो नीचे